जोहार झारखंड। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय पर इम्पोर्टेंट तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं एकेडमिक परीक्षाओं में समान रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस अध्याय में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मात्रा, संगठन के साथ साथ व्यापार की दिशा के बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप और आयात संगठन, आयात बिल में किस मद का सबसे ज़्यादा बिल बड़ा होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ हम 12 बड़े बड़े पोर्ट और 200 अन्य छोटे पोर्टों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और अंत में हम यह भी जानेंगे कि जो अभी करंट में कितने ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, हवाई अड्डे के बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और अंत में हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित उस मुद्दे और समस्याओं के बारे में भी प्रकाश डालेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में भी इसे समान रूप से आप उपयोगी साबित होंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने मात्रा, संगठन के साथ साथ व्यापार की दिशा के संबंध में आमूल परिवर्तनों का अनुभव किया है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल 1% है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप पैटर्न। वर्ष 1950-51 में भारत का वैदेशिक व्यापार का मूल्य 1214 करोड़ रुपये था, जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 44,29,762 करोड़ रुपया हो गया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठनों में समय समय के साथ बदलाव आए हैं। इसमें कृषि तथा समवर्ती उत्पादों का हिस्सा घटा है, जबकि पेट्रोलियम तथा अप्रसंस्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। अयस्क खनिजों तथा निर्मित सामानों का हिस्सा वर्ष 2009-10 से 2010-11 तथा 2015-16 से 2016-17 तक व्यापक तौर पर लगातार स्थिर सा रहा है। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का कारण मुख्यतः कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। कृषि उत्पादों के अंतर्गत कॉफी, काजू, दालों आदि जैसे परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। हालांकि पुष्प कृषि उत्पादों, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों तथा चीनी आदि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने भारत के कुल निर्यात मूल्य में अकेले 73.6% की भागीदारी अंकित की है। चीन तथा अन्य पूर्व एशियाई देश हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। भारत के विदेश व्यापार में मणि रत्नों तथा आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी है। भारत का आयात संगठनों के बदलते प्रारूप। भारत ने 1950 से एवं 1960 के दशक में खदानों की गंभीर कमी का अनुभव किया है। उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी एवं उपस्तर आदि थे। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन के सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यात से अधिक थे। 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खदानों का आयात रोक दिया गया, लेकिन 1973 में आए ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में
उछाल आया, फलतः आयात बजट भी बढ़ गया। भारत में मशीन एवं उपस्तर, विशेष स्टील, खाद्य तेल तथा रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं। 2016-17 में प्रमुख उपयोगी वस्तुओं का निर्यात इस प्रकार थे। कृषि एवं संवर्धी उत्पाद 2,28,001 रुपया, अयस्क एवं खनिज 35,947 रुपया, विनिर्माणत सामान 13,63,232 रुपया, खनिज ईंधन और लुब्रिकेंट 2,16,280 रुपया। भारत का आयात संगठन 2009 से 2017 के बीच में क्या ट्रेंड है वो इस प्रकार है। जैसे आप देखें 2009-10 में खाद्य एवं संबंधित वस्तुएं 3.7% था, जो 10-11 में घटकर 2.9%, 15-16 में बढ़कर 5.1% और 2016-17 में 5.6% था। ईंधन कोयला पेट्रोलियम ऑयल 33.2% 9 व 10 में था, जो घटकर 31.3% 10-11 में, 15-16 में 25.4% और 2016-17 में 26.7%। उर्वरक 2009-10 में 2.3%, 1.9% घट दिया 2010-11 में और फिर बढ़कर 2.1% 15-16 में और 16-17 में फिर 1.3%। पेपर बोर्ड, विनिर्मित एवं न्यूज प्रिंट 0.5% 9-10 में, 10-11 में 0.6%, 15-16 में 0.8%, 2016-17 में 0.9%। पूंजीगत वस्तुएं 9-10 में 15%, 10-11 में 13.1%, 15-16 में 13%, 2016-17 में 13.6%। अन्न 2009-10 में 42.6%, 10-11 में 47.7%, 15-16 में 38.1%, 16-17 में बढ़कर यानी 37% हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयात संगठन में मेन जो वस्तुएं हैं वह खाद्य और संबंधित वस्तुएं, ईंधन सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आयात बिल में जो है ईंधन पर ही सरकार पे करती है। गैर वैद्युतिक मशीनरी, परिवहन, उपस्तर, धातुओं की विनिर्माण तथा मशीनी औजार आदि पूंजीगत वस्तुओं की मुख्य मदद होती है। खाद्य तेल के आयात में आई गिरावट के साथ खाद्य तथा संवर्धी उत्पादों के आयात में कमी आई है। भारत के आयात में अन्य प्रमुख वस्तुओं में मोती तथा उत्पादों, स्वर्ण एवं चांदी, धातु में अयस्क तथा धातु सीजन अलोप धातुएं तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि आते हैं। प्रमुख वस्तुओं का आयात करोड़ रुपया में 2016-17 में इस प्रकार है। उर्वरक एवं उर्वरक विनिर्माण 33,726 करोड़ रुपया, खाद्य तेल 73,048 करोड़ रुपया, लुगदी एवं अपशिष्ट पेपर 6,537 करोड़ रुपया, अलोह धातुएं 2,62,961 करोड़ रुपया, लोहा और अयस्क 55,278 करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 से लिया गया यह डाटा है। पेट्रोलियम उत्पाद 5,82,762 करोड़ रुपया, मोती बहुमूल्य अल्पमूल्य रत्न 1,59,464 करोड़ रुपया, चिकित्सा एवं फार्माकोट 33,504 करोड़ रुपया, रासायनिक उत्पाद 1,47,350 करोड़ रुपया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रुपया में भी सबसे ज़्यादा जो पे होता है पेट्रोलियम एवं उस उत्पाद के लिए भारत सरकार पे करती है। व्यापार की दिशा, भारत के व्यापारिक संबंध के अधिकांश देश एवं प्रमुख व्यापारी दूतों के साथ है। भारत का आयात व्यापार की दिशा
इस प्रकार है करोड़ रुपया में। यूरोप के साथ 4,03,972 करोड़ रुपया, अफ्रीका के साथ 19,332 रुपया, उत्तरी अमेरिका के साथ 1,95,332 करोड़ रुपया, लैटिन अमेरिका के साथ 1,15,762 रुपया, एशिया एवं आसियान के 15,44,520 करोड़ रुपया। यह डाटा आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 से लिया गया है। भारत देश आगामी 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी तो दुगना कर देता है। इसने इस दिशा में पहले से ही आयात उदारीकरण, आयात दरों में कमी, डी लाइसेंसिंग तथा प्रक्रिया से उत्पादों के यथस्व पेटेंट बदलाव आदि अनुकूल उपाय अपनाना शुरू कर दिए हैं। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा संचालित होता है। हालांकि विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान जैसे पड़ोसी राज्यों में सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और प्रकृति ने हमें एक लंबी तटरेखा प्रदान की है। जल सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल प्रदान करता है। भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पतन है। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे या मझोले पतन हैं। प्रमुख पतनों के संबंध में केंद्र सरकार नीतियाँ बनाती है तथा नियामक क्रियाओं को निभाती है। छोटे पतनों के लिए राज्य सरकारें नीतियाँ बनाती है और नियामक क्रियाओं को निभाती है। प्रमुख पतन कुल यातायात के बड़े हिस्से को निपटान करती है। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद 2 अति महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए। कराची पतन पाकिस्तान में चला गया और चिटगांव पतन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में चला गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए अनेक नए पतनों को विकसित किया गया, जैसा कि पश्चिम में तांडला तथा पूर्व में हुदली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर का विकास हुआ। पतनों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पतनों के समकक्ष बनाने की आवश्यकता ने भारत की पतनों का आधुनिकीकरण के लिए निजी उद्यमियों को आमंत्रित किया। आज भारतीय पतनों की नौभार निपटान की क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन से 2016 में 837 मिलियन टन से अधिक बढ़ गई थी। कच्छ के खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित तांडला पतन को देश के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरत को पूरा करने और मुंबई पतन पर दबाव को हटाने के लिए एक प्रमुख पतन के रूप में विकसित किया गया है। तांडला पतन तो विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया ताकि तांडला पतन के दबाव को घटाया जा सके। पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड की सीमाओं का चिन्हांकन मुश्किल होता है क्योंकि यह क्षेत्र पर सुस्थिर नहीं होता। अधिकतर मामले में एक पतन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेशों तक अति व्यापन कर सकता है। मुंबई एक प्राकृतिक पतन और देश का सबसे बड़ा पतन है। यह पतन मध्य पूर्व, भूमध्य सागरीय देश, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहाँ से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। यह पतन 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें 54 गोदियाँ हैं और देश का विशालतम टर्मिनल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग मुंबई पतन की हिंटरलैंड यानी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पतन तो नेहवा सेवा में मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए
एक अनुसंधी पतन के रूप में विकसित किया गया। यह भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। मार्मोदोआ पतन जुआरी नदमुत के मुहाने पर अवस्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान तो लो अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में हुए पूर्ण प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ा। कोंकण रेलवे ने इस पतन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि हिंटरलैंड की रचना करते हैं। न्यू मंगलोर पतन कर्नाटक में स्थित है और लो अयस्क एवं लो सांद्र के निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। यह पतन भी उभरतों पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेल, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट पत्थर, शीरा आदि का निपटान करता है। पृष्ठ कर्नाटक इस पतन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। कोच्चि पतन वेवानद कायल, जिसे अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, के मुहाने पर स्थित कोच्चि पतन भी एक प्राकृतिक पतन है। इस पतन का सुएज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। यह केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोलकाता पतन हुदली नदी पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल के अंदर स्थित है। मुंबई पतन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कोलकाता तो ब्रिटिश भारत की राजधानी होने का प्रारंभिक लाभ प्राप्त थे। इस पतन ने विशाखापत्तनम, पारादीप और उसके अनुसंधी पतन हल्दिया जैसे अन्य पतनों की ओर निर्यात के दित परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफ़ी हद तक खो दी है। कोलकाता पतन हुदली नदी द्वारा लाई गई दाद की समस्या से भी जूझता रहा है, जो कि उसे समुद्र से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है। इसके पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। इन सब के अतिरिक्त यह पतन हमारे भूटान और नेपाल जैसे स्थलरुद्ध पड़ोसी देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हल्दिया पतन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पतन के संतुलता को घटाने के लिए किया गया है। यह स्थूल नौभार जैसे लो अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट एवं जूट उत्पाद, कपास तथा सूती धागों आदि का निपटान करता है। पारादीप पतन तट से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लो अयस्क के निर्यात के लिए निपटान विकसित किया गया है। इस पतन के पृष्ठ प्रदेश यानी हिंटरलैंड के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। विशाखापत्तनम पतन आंध्र प्रदेश में एक भू आवत पतन है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काट कर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। एक व्याय पतन का विकास लो अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। इस पतन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। चेन्नई पतन पूर्वी तट पर स्थित यह सबसे पुराने पतनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पतन है, जिसे 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश हैं। तमिलनाडु में नई विकसित एन्नोर पतन चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई है। तुतीकोरिन पतन का विकास भी
चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए दिया गया था। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है। हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें लंबी दूरी वाले, उच्च मूल्य वाले या नाशवान सामानों को कम से कम समय में ले जाने और निपटाने के लिए लाभ प्राप्त होते हैं। यह भारी और स्थूल वस्तुओं का वहन करने के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है। यही कारण है अंततः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में इस क्षेत्र की भागीदारी को घटा देता है। देश में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के अंतर्गत अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापत्तनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और कन्नूर हैं। There are 34 operational international airports in India. Indira Gandhi International Airport is the largest international airport constructed in 5,495 acres. It is also the busiest airport in India, followed by the Chhatrapati Shivaji International Airport. Cochin International Airport, Kerala is the first international airport in India developed under PPP, Public-Private Partnership Model. Calicut International Airport, Kerala is recently added to list international airports in India. Juhu Aerodrome, Mumbai is the first and oldest airport in India, founded in 1928. Airport of Trichy is the smallest airport in India, located in Tamil Nadu. Tusot Batula Rinpoche, Ladakh is the 23rd highest commercial airport in the world at 3,256 meters. अब हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं पर चर्चा करेंगे। प्रदूषकों की परिवहित एवं विचलित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डिहाइड्स, एस्बेस्टस एवं बेरिलियम। प्रदूषण के स्रोत कोयला, पेट्रोल और डीजल का दहन, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान, बाहित मल आदि आते हैं। जल प्रदूषण बदबू, धूलित एवं निलंबित ठोस तन, अमोनिया तथा यूरिया, नाइट्रेट एवं नाइट्रस, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, तेल एवं ग्रीस, चिकनाई, कीटनाशकों एवं कीटनाशकों के अवशेष, टैनिन, कॉलीफॉर्म, एमपीएम, जीवाणुदंडना, सल्फेट्स एवं सल्फाइड्स, भारी धातुओं जैसे सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व। प्रदूषण के स्रोत बाहित मल निपटान, नगरीय बाह्य जल, उद्योगों के विषाक्त मिश्रित भूमि के ऊपर से बहता है, जल बहिर्य स्राव तथा नाभिकीय ऊर्जा के सेहत पोल्यूटेंट हैं। भू प्रदूषण मानव एवं पशु मलादि, विषाणु तथा जीवाणु तथा रोग वाहक विरलन कीटनाशक एवं उर्वरक अपशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ। प्रदूषण के स्रोत हैं अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, कीटनाशी एवं उर्वरक का उपयोग।
ध्वनि प्रदूषण सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनिता स्तर प्रदूषण के स्रोत हैं। वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ, औद्योगिक प्रथम तथा विज्ञापन मीडिया। आज का ये कैसा लगा जरूर फीडबैक दें। धन्यवाद।